नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा पार जंक्शन पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि जो राकेश यादव का क्लास नोट्स है उसको हम सोल्व करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है जो राकेश यादव का दिया हुआ है। तो उसको आप पीडीएफ रूप में प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी इंटरनेट पर आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो वो ऑलरेडी सोल्यूशन है पर उसको समझना थोड़ा टिपिकल है, तो मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊँगा। तो उसी सीरीज में मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ वो एडवांस जो मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बारे में बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो राकेश यादव सर का क्लास नोट्स है, तो उनको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ये इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स डैश से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई वाई डैश से। और ये होता है, इसे हम कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता है 0,0 होते हैं। और बात करें तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा होती है और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा होती है। ये वाई अक्ष की धन दिशा होती है और ये वाई अक्ष की ऋण दिशा होती है। और बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो प्लस कामा प्लस आते हैं, क्योंकि ये एक्स अक्ष की प्लस दिशा में पहले चलते हैं, क्योंकि हमेशा पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आता है? पहला कोऑर्डिनेट आता है एक्स, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आता है? वाई। तो पहले हम चलेंगे एक्स अक्ष की धन दिशा में तो प्लस आ जाएगा, फिर वाई अक्ष की धन दिशा में तो प्लस, तो प्लस कामा प्लस पहले क्वाड्रेंट में रहेंगे। अगर दूसरे क्वाड्रेंट की बात करें, दूसरे चतुर्थांश की बात करें, तो इसमें क्या रहेगा? देखिए, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक निर्देशांक इसमें क्या है? ऋण दिशा, तो पहले ऋण, फिर वाई पे चलेंगे प्लस, तो इसमें आएगा माइनस कामा प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, तो इसमें देखिए क्या आएगा? इसमें पहले एक्स पे चलेंगे, एक्स से एक कौन सी दिशा है? एक्स की ऋण दिशा है, तो ऋण। अब वाई की भी ऋण दिशा है, तो इसमें दोनों माइनस के आएंगे, माइनस कामा माइनस। तो इसकी बात करें तो पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे जो कि प्लस है, और फिर वाई अक्ष पे चलेंगे जो कि माइनस है, तो इसमें प्लस कामा माइनस आएगा। तो ये चीज़ें आपको, बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल आपको हमने एक लाइन दी है, फॉर एग्जाम्पल ये एक रेखा है 4x + 3y बराबर 12, और दूसरी एक रेखा हमने दी है 2x + 5y = 10। और इसमें मैंने पूछा है आपको इस रेखाओं के जो दो रेखाएं हैं, इनका आपको प्रतिच्छेद बिंदु बताइए। मतलब ये जो दो रेखाएं हैं वो कहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी, इसका ये जो है ये आपको पॉइंट बताना है। तो इनका दो रेखाएं कोई भी अगर आपको क्वेश्चन में दी हैं, उनका आपको पूछा गया कि प्रतिच्छेद बिंदु बताइए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए, तो क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का जो सॉल्यूशन आएगा वही जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये दो समी इक्वेशन बना के। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और वही वो जो पॉइंट होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा इन दो समीकरण का, वही जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और एक और इसमें देखते हैं, एक और चीज़ है, वो है एक और टॉपिक इसमें आता है। जैसे दो रेखाएं आपको दी हैं, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी रेखा दी है a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें तीन कंडीशन आपको याद रखनी है। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये कंडीशन में क्या होगा कि एक अद्वितीय हल आपको प्राप्त होगा। अगर ये कंडीशन आ रही है तो आपको इसमें क्या होगा? एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। क्या? एक अद्वितीय हल। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। दूसरी कंडीशन है, अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन आती है तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि कोई हल नहीं होगा। इसमें अगर इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो इसका मतलब है कि कोई हल नहीं प्राप्त होगा आपको। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन है हमारी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस तरह की कंडीशन आती है तो इसका जो मतलब है वो ये है कि अनंत हल होंगे। इस तरह की कंडीशन अगर आती है तो क्या होगा? अनंत हल होंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है निर्देशांक ज्यामिति को शुरू करने से पहले। और भी फार्मूले हैं, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को शुरू करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू आपको बताते चलेंगे फार्मूले भी। तो पहला सवाल लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो है राकेश यादव क्लास नोट्स का, वो है, देखिए आप देख सकते हैं
ये एक लाइन दी है, इसमें जो आपको इसमें पूछा गया कि इसको आप रिप्रेजेंट करिए, किस तरीके से आप इसको चतुर्थांश में इस लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए ये रहा हमारा चतुर्थांश, ये इसको एक्स एक्स डैश कहते हैं, इसको वाई वाई डैश कहते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम एक्स बराबर इसमें जीरो रख दीजिए। एक्स बराबर जब जीरो रखेंगे तो अब वाई बराबर क्या मिल जाएगा, वाई बराबर आपको 4 मिलेगा। अब दूसरी कंडीशन में हम वाई बराबर जीरो रख दे रहे हैं, जब वाई बराबर जीरो रखेंगे तो एक्स बराबर कितना मिल जाएगा, एक्स बराबर 3 मिल जाएगा। तो आपको मिल गए हैं निर्देशांक। कौन कौन से मिलेंगे, देखिए इससे आपको मिला है 0,4, इससे मिला है 3,0। अब आप आसानी से इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ग्राफ का पेपर है नहीं तो आप इस तरीके से बना लीजिए, 3 यहाँ पे 1 2 3 4, तो रिप्रेजेंट करिए इसको। देखिए पहले हम कर रहे हैं इसको 3,0 को, 3 का मतलब ये एक्स अक्ष पे 3 दूरी चली गई है, 1 2 3, तो ये हो गया 3,0। दूसरा 0,4, 0,4 का मतलब ये एक्स अक्ष पे चली गई दूरी है, मतलब एक्स अक्ष पे चल ही नहीं रहा है, एक्स अक्ष पे 0 चल रहा है, वाई अक्ष पे 4 चली गई है, 1 2 3 4, तो इसका आ गया 0,4। तो इस लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें पूछा गया था कि इस जो लाइन है इसको आप रिप्रेजेंट करिए। एक दूसरा तरीका भी होता है रिप्रेजेंट करने का, जैसे आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में अंताखंड रूप। अंताखंड रूप, अंताखंड रूप क्या होता है, देखिए 4x + 3y = 12 है, इसको अंताखंड रूप में आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे, 12 से भाग दे दीजिए, 4x/12 + 3y/12 = 1, काट दीजिए, 4 तियो 12, 3 चौके 12, तो आपको मिल गया x/3 y/4 = 1। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड है और ये क्या है, ये वाई अक्ष पर कटा अंताखंड है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स अक्ष पर कितना अंताखंड कटा है 3, और वाई अक्ष पर अंताखंड कट कितना है 4 इकाई। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2। तो हमारा दूसरा सवाल नंबर है, आप देख सकते हैं एक रेखा आपको दी गई 4x + 3y = 12 और दिया है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक रेखा दी है और दो एक्सिस जो है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, इनसे जो त्रिभुज का जो बनेगा उसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए निकालेंगे, पहले हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्वाड्रेंट में। तो इसको लिखिए 4x + 3y = 12। तो बस इसको हम अंताखंड रूप में देख लेते हैं चेंज करके, तो चेंज कर लीजिए, 4x/12 3y/12 = 1, क्योंकि अंताखंड रूप आपको पता होना चाहिए x/a + y/b = 1 होता है। ये जो रूप होता है, ये जो फॉर्म होती है वो इसको कहते हैं हम अंताखंड रूप। और अंताखंड रूप में जो ये होता है वो एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड होता है और बी जो है वाई अक्ष पर कटा अंताखंड होता है। काट दीजिए इसको, 4 तियो 12, 3 चौके 12, तो आपका आ गया x/3 y/4 = 1। तो बस आपको पता चल गया एक्स अक्ष पे कितना अंताखंड कटा है 3, ये 3 काटा है इसने। वाई अक्ष पे कितना काटा है 4, ये 4 काटा है। तो बस इसको आप मिला दीजिए। अब आपको क्या पूछा गया है, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है, बाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, और ये लाइन, ये वाली ये लाइन की बात कर रहा है। तो बोला इससे बने त्रिभुज, इससे यही तो त्रिभुज बन रहा है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है, देखिए ये पता है ये क्या होता है, आधार। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। अब कर्ण आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, और नहीं भी निकालें तब भी कोई हमको इससे निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है 1/2। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे लंब। तो 1/2 ये रहा, आधार हमारा कितना है 3 है, लंब कितना है 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4 आ गया 6 इकाई, हमारा 6 वर्ग इकाई जो है इसका एरिया आ गया। तो इस तरीके से आप इसका आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसकी एक आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हों, क्या याद रखना है आपको, किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस हों तो ये जो है हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि ये कर्ण होता है, और लंब आधार आपको आसानी से आप निकाल के तुरंत इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3।
सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर जो था 2 था उसी तरीके का। एक रेखा आपको दी है 8x + 6y = 60 और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, देखिए रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको। देखिए क्या है हमारा 8x + 6y = 60। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम अंताखंड रूप में पहले लिख लीजिए, जिससे हमें पता चल जाएगा एक्स अक्ष पे कटा अंताखंड कितना है और बाई अक्ष पे कटा अंताखंड कितना है। जब ये अंताखंड आपको पता चल जाएंगे तो आप डायरेक्ट त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला लगा लेंगे, 1/2 × आधार × लंब, बस निकल आएगा। देखिए 8x 60 का भाग दीजिए, क्योंकि अंताखंड रूप में जो अंताखंड रूप होता है उसमें = में 1 होता है, तो कुल मिला के यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 जब भी होगा जब हम इसमें पूरे में 60 का भाग दे देंगे। तो कर दीजिए 6/60 = 1। अब ये तो कट जाएगा, 10 टाइम जाएगा, और इसको हम लिख लीजिए ऐसे x/60/8, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, y = 1। अब x/8 को इसमें भाग देना है, तो काट दीजिए, देखो 2 चौके 8 और ये आ जाएगा 30। आप 4 का 30 में भाग देंगे, 4 सते 28 बचे 2 और 4 से 28 बचे 2, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 20, तो 7.5 आएगा, y/10 = 1। तो यहाँ से आपको पता चल गया एक सच पे जो कटा अंताखंड है वो 7.5 है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जो है 7.5 है और बाई अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है, वो 10 है बस। और ये जो लाइन है, ये लाइन ये वाली है बस। इससे जो बना क्षेत्रफल कौन त्रिभुज जो बन रहा है वो ये त्रिभुज बन रहा है, इसका एरिया आपको निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 1/2 आधार गुणे लंब, काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 25 की 5, हासिल 2, 5 सते 35, 2 37, 37.5 वर्ग इकाई जो है इसका एरिया आपको निकल आया है। तो इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कैसे शॉर्ट में करेंगे, आप डायरेक्ट इसको जो है अंताखंड रूप में चेंज कर लीजिए। जब अंताखंड में आप जब चेंज कर लेते हैं तो आप निकाल लेते हैं कि एक्स अक्ष पे कटा अंताखंड कितना है और बाई अक्ष पे कटा अंताखंड कितना है। जब इन दो जो अंताखंड आपको निकल आते हैं तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/2 × आधार × लंब, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि ये किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस पर हैं तो वो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाएंगी, और उसमें जो एक्स एक्सिस पे जो अंताखंड है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा आधार का काम करेगा, और जो बाई अक्ष पर कटा अंताखंड है वो हमेशा लंब का कार्य करेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4, चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए आपको 2 रेखाएं दी हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये दी है, और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दिया है। इससे बने जो समलंब चतुर्भुज है उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, देखिए हम पहली रेखा को दे रहे हैं 8x + 6y = 60। अब इसमें हम इसके निर्देशांक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए हम इस तरीके से बना लेंगे। अब x बराबर जब 0 इसमें पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 10। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7.5। तो यहाँ से दो निर्देशांक हमें मिले हैं, कौन से मिले हैं, 0, 10 और 7.5, 0। ये दो निर्देशांक इस रेखा से हमें मिल गए हैं। अब दूसरी लाइन हम यहाँ पे लेंगे, दूसरी लाइन देखिए लेते हैं, 4x + 3y = 12। इसको भी हम उसी तरीके से सोल्व कर लेंगे, इस तरीके से हम बना के इसको भी सोल्व कर लेंगे। ये x बाई, जब x बराबर इसमें 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 4। जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इसमें से हमको 2 मिल गए निर्देशांक, 0, 4 और 3, 0। इन दोनों जो निर्देशांक हमें मिले हैं इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए 0, 10 मतलब एक्स अक्ष पे 0, बाई अक्ष पे 10। तो मान के चल रहे हैं ये एक्स अक्ष 0, 10 ऐसे, क्योंकि ग्राफ का पेपर तो है ना, इसे थोड़ा हमें क्वेश्चन लगाना। तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 10, ये होगा 0, 10। दूसरा है 7.5, 0 मतलब एक्स अक्ष पे 7.5, ये चला गया 7.5, 0। दूसरा और रिप्रेजेंट करिए 0, 4, तो एक्स अक्ष पे 0 चलना है, बाई अक्ष पे 4, तो मान लीजिए यहाँ पे 0, 4। ठीक है, अगला देखिए 3, 0, एक्स अक्ष पे हमें 3 चलना है, तो यहाँ पे मान लीजिए 3, 0। बस देखिए ये रेखाएं हैं, ये एक रेखा है और ये रेखा है, हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया है। क्वेश्चन कह रहा है ये रेखा 8x + 6y = 0 और 4x + 3y = 12। ये रेखाएं जो दो हैं और एक्स एक्सिस मतलब
एक्स एक्सिस ये हुआ और बाई एक्सिस, इससे जो समलंब चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब चतुर्भुज बन चुका है, यही तो है समलंब चतुर्भुज, इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, ओ ए बी सी डी, तो ये हमने नाम दे दिए हैं। अब हमको इसका एरिया चाहिए, तो देखिए कैसे निकालेंगे। पहले हम इसका बड़ा वाला जो त्रिभुज है, बड़ा वाला जो त्रिभुज है कौन सा, ओ बी सी, पहले तो हम त्रिभुज ओ सी बी का एरिया निकाल लेंगे। इसका बड़े वाले का, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, ये छोटे वाले का एरिया जो है माइनस कर देंगे। तो हमें किसका मिल जाएगा, जो शेडेड एरिया है, जो छायांकित भाग है, जो समलंब चतुर्भुज है, उसका एरिया हम निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो बड़े वाले का निकालिए, बड़े वाले का जब निकालेंगे क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। तो बड़े वाले के लिए आधार कितना होगा, आधार यहाँ से ये टोटल होगा, तो ये टोटल कितना है 7.5, तो ये आ गया 7.5 आधार इंटू लंब। इधर जो बड़े वाले के लिए लंब कितना होगा 10 होगा, बस काट दीजिए, 2 पंचे 10, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 25, 5 35, 2 37, 37.5 ये आया है बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब छोटे वाले त्रिभुज का इसका निकाल लेते हैं हम क्षेत्रफल। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू आधार इंटू लंब, 1/2 आधार इसके लिए कितना है 3 है, लंब कितना है इसके लिए 4 है, तो बस 2 दूनी 4, तो ये आ गया 6। तो बड़े वाले का जो क्षेत्रफल निकल के आया 37.5, छोटे वाले का निकल के आया 6। हमें इसका चाहिए तो हम बड़े वाले से छोटे वाले को घटा देंगे तो यही बच जाएगा। तो 37.5 माइनस 6, तो हमें मिल जाएगा 31.5। तो इस तरीके से आप इसको सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है हमारा वो है, एक रेखा दी है आपको 5x + 3y बराबर 15, 15x + 9y बराबर 270, ये दूसरी रेखा है। और बोला है एक्स एक्सिस बाई एक्सिस द्वारा बने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके का सवाल है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किया है। तो देखिए इसी तरीके से इसको भी सोल्व कर लेंगे। तो निकाल लीजिए अंताखंड रूप में, इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। अंताखंड रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 15 को डिवाइड कर दीजिए, 5x बटे 15, 3y बटे 15 इजुकल टू 1, तो 5 3 15, 3 5 15, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं। तो देखिए एक्स अक्ष पे कितना काटा है 3, 22 पे कितना काटा है 5, तो ये रेखा हो गई ये वाली। तो निर्देशांक भी इसके ले सकते हैं, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,0, इसके हो जाएंगे 0,5। अब दूसरी रेखा क्या दी है 15x + 9y बराबर 270, तो इसको भी हम अंताखंड रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो 270 का भाग दे दीजिए, 15x बटे 270, 9y बटे 270 इजुकल टू 1, काट दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा 18 बार चला है, 15 एकन 15 और बचे 12, 15 8 120, ठीक है, ये 9 3 27 30, तो आ जाएगा x बटे 18 प्लस y बटे 30 इजुकल टू 1, मतलब एक सच पे कितना काटा है 18, तो इसके हो जाएंगे 18, 0, 22 पे कितना काटा है 30, तो ये हो जाएंगे 0, 30। तो ये जो दूसरी रेखा है, अब बोल रहा है कि इन दो रेखाओं और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से जो समलंब चतुर्भुज कौन सा बन रहा है। देखिए इस तरीके का हम एक क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये जो समलंब चतुर्भुज है इसका आपको एरिया निकालना है। तो उसी तरीके से हम निकाल लेंगे, कुछ खास नहीं है। पहले हम क्या निकालेंगे, बड़ा जो त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद जो छोटा त्रिभुज है ये वाला, बड़े त्रिभुज में से ये जो त्रिभुज है इसका हम एरिया माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वही तो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो निकाल लीजिए, बड़े वाले का निकालिए, 1/2 आधार इंटू लंब। बड़े वाले के लिए आधार कितना हो जाएगा 18, क्योंकि टोटल इतना काउंट होगा ना, तो ये आएगा 18। इसके लिए लंब कितना हो जाएगा टोटल पूरा कितना, मतलब 30, काट दीजिए, ये हो गए 9, तो इसका मल्टीप्लाएंगे 9 3 27, 270 वर्ग इकाई आ जाएगा बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम छोटे वाले का निकाल लेते हैं, 1/2 आधार इंटू लंब। तो छोटे वाले के लिए आधार कितना है 3, लंब कितना है 5, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 3 15 बटे 2 मतलब 7.5। तो बस बड़े वाले का जो एरिया है उसमें से छोटा वाला घटा दीजिए, वही समलंब चतुर्भुज जो है उसका एरिया निकल आएगा। तो 270 माइनस 7.5, तो आपको मिल जाएगा 262.5। तो